हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होती क्या है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, इन्वेट करती है, और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको इन्वेजिव बनाते हैं कि एक नई जगह पर जाकर इतना अबंडेंटली ये कैसे फैल जाती है। एंड फाइनली सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज which are plants which are of importance with respect to the exam. So शुरुआत करते हैं invasive alien species से। देखिए alien species क्योंकि ये introduced species है, हम किसी भी जगह की बात करते हैं तो जो species वहां पर मिलती है हम उनको कहते हैं native species, और जो बाहर से आती है उनको कहा जाता है alien species या exotic species या non-native species. So इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में एलियन का मतलब है कि इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज है, ये नॉन नेटिव स्पीशीज है, और ये जब इंट्रोड्यूस करते हैं एक जगह पर तो दे बिकम इन्वेजिव, बहुत जल्दी ये फैल जाती हैं, ओवर पॉपुलेट कर देती हैं, नेटिव स्पीशीज को खत्म कर देती हैं। उन स्पीशीज को कहा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। एंड इन फैक्ट यहाँ पर जो पिक्चर लगी है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, दैट इज पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास, जो कि ऐसा माना जाता है 1950s में एक्सीडेंटली इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, एंड व्हेन वी वर इम्पोर्टिंग व्हीट फ्रॉम यूएस से तो उसके साथ इसके भी सीड्स आ गए थे, तो दैट्स हाउ इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड, राइट? बट नाउ यू सी इट in every nook and corner of the country. So this is also an invasive species, an example of an invasive alien species. अब ये इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है? देखो सबसे कॉमन तो है ह्यूमंस, ठीक है, वो ले आए एक दूसरी जगह से अपने घर पर, ठीक है, व्हेन दे ट्रैवल। अभी तो ये कंप्लीटली बैंड है, अभी आप नहीं ले जा सकते कोई भी प्लांट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बट पहले बहुत ज्यादा इन्वेजिव स्पीशीज ऐसे ही फैली हैं बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, राइट? उसके बाद एक्सीडेंटली, जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस ग्रास के पीछे जो थ्योरी है दैट इज एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन। एंड देन यू हैव शिप बलास्ट वाटर। अब देखो ये शिप है और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, सपोज दिस इज योर शिप, तो यहाँ पर ना पानी स्टोर किया जाता है, दैट इज नोन एज बलास्ट वाटर। ओके, आई विल मेक दिस डायग्राम अगेन। जैसे हमारे पास यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे ये शिप है सपोज, है ना, और ये शिप है, तो यहाँ पर ना इस एरिया में बलास्ट वाटर स्टोर किया जाता है। अब जब तो शिप इज कैरिंग कार्गो तो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए जो नीचे वाला बलास्ट वाटर है वो एम्प्टी होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि शिप को बिना कार्गो के ट्रैवल करना होता है, ठीक है, तो जब वो बिना कार्गो के ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पर ना उसके जस्ट टू बैलेंस द शिप उसके नीचे बलास्ट वाटर ऐड कर दिया जाता है। अब वो एक जगह से बलास्ट वाटर लेते हैं और दूसरी जगह पे उसको रिलीज कर देते हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज ना ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस हो रही थी। सो शिप बलास्ट वाटर वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, बट अब यहाँ पर भी ट्रीटी है कि इसको हमें कम से कम करना है। उसके बाद अब देखो कोई भी स्पीशीज, कोई भी एलियन स्पीशीज, अगर हम उसे कहते हैं कि उसे इन्वेसिव होना है, उसे ओवर पॉपुलेट करना है, तो उसके पास कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ओवर पॉपुलेट करने में हेल्प करती है वो है एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर। जब किसी स्पीशीज को नई जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके प्रेडेटर को तो साथ में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है ना। अब अगर कोई हम ट्री की या कोई प्लांट की बात करें तो जहाँ पे नेटिव वहां पर वो स्पीशीज मिलती थी वहां पर तो उसके प्रेडेटर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। जब हम उसको नई जगह पे लाते हैं हम उसके प्रेडेटर्स तो नहीं लाते, तो एक तो ये रीजन है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे रीजंस है जो डिक्टेट करते हैं कि ये स्पीशीज ओवर पॉपुलेट करेगी या नहीं करेगी। पहला है उसमें बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे हम लैंटना करेंगे, लैंटना एक टाइम पे ना 100-150 ऐसे सीड्स रिलीज करते हैं, बहुत सारी सीड्स रिलीज करते हैं, तो दे हैव रैपिड रिप्रोडक्शन, दे हैव रैपिड ग्रोथ। उसके बाद डिस्पर्सल कैपेसिटीज, कि अब
आपने बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस कर ली, बट आप वहीं पर तो उसको डिस्पर्स नहीं करोगे, क्योंकि एक ही जगह पर जब सारी सीड्स उगेंगी तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो उनकी डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि बहुत या तो पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व हैं या सीड्स इस तरह से हैं कि वो विंड ही कैरी कर लेती है और दूर दूर तक वो डिस्पर्स हो जाते हैं। देन आता है फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या है? आपने अगर एक नई जगह पे प्लांट को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकली या बिहेवियरली, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली होता है फिजिकल अपीयरेंस, ताकि वो अडेप्ट कर पाए नई जगह में। तो कुछ स्पीशीज होती है दे आर मोर प्लास्टिक देन अदर स्पीशीज, तो जितनी ज्यादा स्पीशीज प्लास्टिक होगी उतनी ज्यादा उनकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी नई जगह पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अडेप्ट करना to various food types and wide range of environment conditions। तो जितने ज्यादा ये conditions पॉजिटिव होंगे उतनी ज्यादा वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज सक्सेसफुल होंगी ओवर पॉपुलेट करने में, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन फाइनली एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये है, ये ट्री बहुत कॉमन है, सेना स्पेक्टाबिलिस, वेरी वेरी कॉमन। अब इंडिया में ये इंट्रोड्यूस की गई है और ये नेटिव होगी कहीं की। ये नेटिव किसकी है? ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहां पे ये नेटिव ट्री है। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इंडिया में ये इन्वेजिव स्पीशीज माना जाता है। अब ये ना एक डेसिडुअस ट्री है, और देखो एक तो ये है कि ये ना एलिलो केमिकल्स रिलीज करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे कि जो सराउंडिंग सीड्स हैं, जिसके सराउंडिंग सीड्स होंगी वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब वो जर्मिनेट नहीं हो पाती तो एक तरह से ना जो हर्बीवोर्स है, जो उन नेटिव ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, नेटिव प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिनको रोक दिया इसके एलिलो केमिकल्स ने, तो वो हर्बीवोर्स वुड आल्सो बी अफेक्टेड, है ना। तो सेना स्पेक्टाबिलिस जहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है वहां पे प्लांट्स तो सफर करते ही करते हैं, एनिमल्स भी सफर करते हैं, एंड दिस इज बिकॉज इट रिलीज अ सर्टेन एलिलो केमिकल जो कि इसकी विसिनिटी में कोई भी प्लांट जर्मिनेट नहीं होने देते, राइट। सो दैट इज अबाउट सेना स्पेक्टाबिलिस। सो इट हैज दीज येलो फ्लावर्स। और अगर आप, जैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मेरे को ये बहुत कॉमनली दिख जाता है, बहुत कॉमन है ये चंडीगढ़ में रोड्स के आसपास, और IUCN में देखे तो लीस्ट कंसर्न है। देन प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को ना अगेन इट इज नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकास, ठीक है, ये भी अमेरिकास का नेटिव है। और ये ना इसको विलायती किक्कड़ कहा जाता है, ठीक है, विलायती किक्कर कहा जाता है, इसको सिमाए करुवेलम कहा जाता है। इट्स अ स्मॉल ट्री, और ये भी इसी वजह से ज्यादा इन्वेसिव है क्योंकि इसकी अडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, कहीं पे भी ये ग्रो कर सकती है। और यू नो इसको बेसिकली जैसे ना बन्नी ग्रासलैंड्स में ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रासलैंड्स में इनको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि ग्रासलैंड्स को ना वेस्टलैंड कंसिडर किया जाता था पहले, और ऐसा माना जाता था कि ग्रासलैंड्स को पेड़ों की जरूरत है, तो उन्होंने प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को वहां पे लगा दिया, और ये लग भी गया और फैल भी गया क्योंकि ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। तो इसने गुजरात की जो बन्नी ग्रासलैंड्स थे ना उनको इंक्रोच कर लिया, जो रन ऑफ कच्छ में थे। बेसिकली बन्नी में इसलिए प्रोसोपिस को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो रन ऑफ कच्छ के सॉल्ट प्लेन्स है वो बन्नी में ना आए, तो इन्होंने ही बन्नी को इंक्रोच कर लिया, ठीक है। और अभी ये रन ऑफ कच्छ में भी आपको दिखती है, और रन ऑफ कच्छ में ऐसा माना जाता है जो हमारे पास इंडियन वाइल्ड एस है जो वहां पर मिलता है ना, वो भी इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। सो बन्नी ग्रासलैंड्स में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको ये दिख जाता है। उसके बाद इसकी ना नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। ऐसा माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है, उसकी वजह से नेस्टिंग सक्सेस ऑफ बर्ड्स इफेक्ट होती है, मतलब इस पे बर्ड्स नेस्ट भी नहीं कर सकती। फिर एक इस पेड़ को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो ड्राइंग कॉज कर देता है ये ग्राउंड वाटर की और वाटर बॉडीज अराउंड इट की। और अगर कोई लाइव स्टॉक इस पे फीड करता है तो उसको स्टमक पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से उस हर्बीवोर की सेलुलोज डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। देन अनदर इज लैंटना कमारा। Now लैंटना कमारा is also native to Central and South Americas, और ये ना इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू। कैसे ना छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आपने बहुत देखा होगा, बहुत कॉमन है ये भी। और ये जो लैंटना कमारा है ना, ये इतना ज्यादा फैल चुका है, इट इज अ थिकेट श्रब है, ये थिकेट की फॉर्म में ग्रो करता है, ऐसे थिकेट की फॉर्म में ग्रो करता है कि नीलगिरीज हो गए, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, चाहे वो बंदीपुर हो गया,
चाहे वो नॉर्थ के मध्य प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, हर जगह पे आपको लैंटना कमारा मिलता है। बंदीपुर में तो पूरा ही लैंटना कमारा हमें दिख जाता है। देन इट ऑल्सो एक तो ये जो नेचुरल लाइट है दूसरे फ्लोरा एंड फौना के लिए उसको स्टॉप कर देता है, और ये भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, एलिलोकेमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको सबसे ज्यादा ये लैंटना कमारा मिलता है। उसके बाद मिशन लैंटना क्या था? बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि हमें सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि राजस्थान के उदयपुर में है उसमें से हमें अपरूट करना है इस लैंटना को। इट वाज अ मंथ लॉन्ग कैंपेन, और उसके बाद इसको निकाल दिया तो नेटिव स्पीशीज को वहां पर लगाना था। एंड इट इंक्लूडेड कलेक्टिव एफर्ट्स एंड श्रमदान। श्रमदान होता है वॉलंटरी फिजिकल वर्क ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिस पर्सनल, और अगर कोई वॉलंटियर्स थे, विलेजर्स थे। So this is what mission lantana is. And finally we have water hyacinth. Water hyacinth एक aquatic weed है जो कि water bodies में grow करता है। इसको भी ornamental value के लिए introduce किया गया था क्योंकि ऐसे इसके purple flowers थे, but ये भी ना पूरा water body को invade कर लेता है। So much so कि बंगाल में ना it was also known as terror of Bengal. तो water hyacinth कहते हैं इसे, इकॉर्निया भी कहते हैं commonly. So these 4 are very important invasive plant species. कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड फाइनली लास्टली हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, एंड इन केस आप पूरा क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इट इज डिफिकल्ट, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज अंडर 40 आवर्स एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। एंड even if you don't want to watch the whole videos, you can just look at the PDFs, and this is less than 2000, ठीक है, 2000 रुपीज का ये कोर्स है। उसमें भी कोड लग जाते हैं, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है, 10% ऑफ हो जाएगा। एंड यू नो देन इट विल जस्ट बी एट अराउंड 1800 रुपीज, सो दैट इज नथिंग। आप एक बार कहीं बाहर घूमने जाते हो, आप 1800 रुपीज ऐसे ही स्पेंड कर देते हो, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। मनी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज इज टाइम for a UPSC aspirant, and make the most of it. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी एक UPSC aspirant के लिए टाइम है, स्पेशली इस टाइम पे जब हार्डली 70 or so days are left for your prelims. And I would like to wish all of you all the best. Keep on preparing. हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए आपको, so we are there. You can always comment down below or call us at our toll-free number, right? So that was all for today. Thank you so much.